हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 143 के लिए यूनिट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज जैसे कि गाइज बीपीएससी 143 के फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है भारत में राज्य राजनीति का विकास। इसमें देखिए हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि राज्य राजनीति 1950 से 60 के दशक, उसके बाद 1970 के दशक, उसके बाद 1980 के दशक से, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1.2 को। इसमें क्या कहता है कि 1.2 में जो है राज्य राजनीति 1950 से 1960 के दशक से। इसमें हम लोग देख लेते हैं राज्य की राजनीति के बारे में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आप सभी कि 1.2 में जो है ना राज्य राजनीति 1950 से 1960 के दशक में किस तरह से विकास हुआ था। उसमें कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम 2 दशकों तक राज्य की राजनीति केंद्र के प्रभाव में विकसित हुई। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत की जब स्वतंत्रता मिली थी 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके प्रथम दो दशक मतलब 1947 में आज़ाद हुई। उसके बाद 1950 से 1960 में जो 1950 हुआ, उसके बाद 1960 में उस समय जो वहाँ की अब राज्य की राजनीति जो है वो केंद्र के प्रभाव में विकसित हुई है। राज्य की जितनी भी राजनीति थी, जितने स्टेट के उसके पॉलिटिशियन है वो सेंट्रल के प्रभाव में विकसित हुई थी। उसके जिसने राष्ट्र निर्माण के कक्षाओं पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, देश के निर्माण में वो काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। उसके बाद इस काल में नेहरू का विकास मॉडल एवं कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। उस समय जो है जब भारत की आज़ादी हुई और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। उसके बाद उस समय जो ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से भी वो वर्तमान समय में अपना प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सरकार से हैं, उसी तरह से जो है नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी से थे, अभी बीजेपी पार्टी से हैं मोदी जी। उसके बाद उस समय जो नेहरू जी थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो कांग्रेस पार्टी के थे तो और विकास नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों जो है वो पूरा भारत में पूरी राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ओके, उसके तो राज्य राजनीति केंद्र राजनीति का ही नमूना था। ये जो है जितने स्टेट पॉलिटिशियन है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये जो है ना सेंट्रल पॉलिटिशियन का ही एक नमूना है। कौन? स्टेट पॉलिटिशियन। उसके बाद भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार का दबदबा था। भारत राजनीति में जो है ना भारतीय पॉलिटिशियन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब भारतीय सरकार पर ध्यान जाएगी। ओके, तो जबकि राज्य की राजनीति का स्थान दूसरा था, स्टेट गवर्नमेंट का दूसरा स्थान पर होता है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके केंद्र के निर्देशानुसार अनुसार राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जो कि राष्ट्रीय निर्माण से संबंधित थी। केंद्र के अनुसार जो है, केंद्र के निर्देश अनुसार जो है राज्यों ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना को लागू किया था। अगर ठीक है, जिससे कि वो देश के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। और इसमें भूमि सुधार हो गया, सामूहिक विकास कार्यक्रम हो गया आदि शामिल थे। जैसे भूमि सुधार हो गया, सामूहिक जो भी विकास हो गया वो देश के निर्माण से था, देश से संबंधित था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी। जो कांग्रेस पार्टी थे वो लगभग सेंट्रल में भी जो है ना उसका सरकार थी तथा कई राज्यों में भी उसकी सरकारें थी। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी के सरकार थी, उसी तरह से स्टेट में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के भीतर कई गुट थे, कांग्रेस के भीतर बहुत ज़्यादा गुट थे, एकता थी। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी गुटों के अनुबंध थे और वे राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा दबाव बनाया रखना चाहते थे। वो जो ना कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेसी गुटों के अनुबंध थे, मतलब इसके खिलाफ थे, और वे राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा बनाया रखना चाहते थे। केंद्र तथा राज्यों में एक दल के वर्चस्व के कारण ऐसा लगता था कि राज्य और केंद्रों में राजनीति का स्वरूप एक जैसा है। ये जो केंद्र और राज्य का दल जो है, जैसे कि केंद्र सरकार में आपका कांग्रेस का ही है, राज्य सरकार में भी सरकार कांग्रेस का ही है, तो इस प्रकार वो दोनों को जो ना दल में जो लग रहा था कि ऐसा वर्चस्व जो ना एक ही जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है ना राज्य और केंद्र में जो राजनीति का स्वरूप एक जैसा था, दोनों में एक मिलता जुलता था। उसके राज्यपाल जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते थे, एक या 2 आपदाओं को छोड़कर विवाद के कारण बिंदु नहीं बने। वो जो ना राज्यपाल जो होते हैं अपना गवर्नर राज्यपाल जो कि जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सेंट्रल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद 1 या 2 आपदाओं, जैसे आपदा हो गई छोड़कर, कुछ आपदाओं को छोड़कर जो है ना जितने भी विवाद होंगे वो कारण बिंदु बने। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि एक प्रमुख पैटर्न था, इसमें हम लोग कोई डाउट नहीं कर सकते कि एक अलग सा पैटर्न था, प्रमुख पैटर्न था। लेकिन इसके बाद इसके साथ जो है साथ राज्य की राजनीति में भी आपसी असंतोष की प्रतिमान एक साथ उभरे। इसके साथ साथ जो है ना जिस तरह से सभी चीज़ें हो रही थी, उसके साथ साथ जो है ना राज्य में जितनी भी राजनीति होती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट और अनसेटिस्फैक्शन होता था, उसके प्रतिमान भी जो सामने आई। इस घटनाक्रमों ने राजनीति के मुख्य स्वरूप को चुनौती दी। इस घटनाक्रम में जो है ये सभी जो है असंतोष प्रतिमान हो गया,
ऐसे जितने भी घटनाक्रम होंगे ना, उससे राजनीति में काफ़ी ज़्यादा स्वरूप चुनौती का चैलेंज मिल गया था। ये स्वरूप था राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व तथा क्षेत्रीय दलों की कमजोर स्थिति। ये जो इसका एक मुख्य कारण था, इसका स्वरूप ये था कि राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व, यानी कि राज्य जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो ना कांग्रेस का वर्चस्व हो गया था। उसका क्षेत्रीय दलों का कमजोरी स्थिति, ये सभी जो है ना राज्य स्तरों में कांग्रेस का उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कांग्रेस स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसका जो है कमजोर स्थिति बन गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों के भीतर उत्तर पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति के कुछ वर्षों ही बाद, 1947 के वर्षों के बाद ही भीतर ही उत्तर और पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह हुआ था। ओके, जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह फट आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी ये सभी जो है ना आपका 1900 जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी जानते ही हैं, तो लगातार उसमें आंदोलन हुआ था तथा दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी थी। जैसे कि इसमें जो ना दक्षिण भारत में जितने भी दक्षिण भारतीय हैं वो राज्य अलग अलग राज्य की मान्यता देने लगे थे और बंटवारा करने लगे कि नहीं, हमको अलग राज्य चाहिए, उसको अलग राज्य चाहिए। इस तरह से पुनर्गठन की मांग उठी। उसके बाद कांग्रेस से विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले दलों ने भी इस दौर में राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के विभिन्न विचारधारा जो भी विचारधारक थे, उसको मानने वाले जो थे कांग्रेस को, उसके दलों ने भी काफ़ी हद तक इसमें राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी चुनौतियों का सामना किया, इस तरह से उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश में जनसंघ, उसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादी और वामपंथियों ने, पंजाब में अकाली दल ने एक साथ कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया। ये सभी स्टेट में जो है ना, ये सब पर आपका जनसंघ हो गया, आपका बिहार में और उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी हो गया। उसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में जो समाजवादियों और वामपंथियों ने, पंजाब में ये सब जो है ना राज्य के दल जो है, इन्होंने कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा ही खिलाफ होने लगे थे। इसमें मुकदमा चलाने लगे थे, इस वक्त एकजुट करने लगे थे लोगों को कि कांग्रेस सरकार को हटाने की कोशिश करें। इन घटनाओं ने राज्य की राजनीति के स्वरूप की झलक दी जो भारत में निकट भविष्य में उभरने आने वाली थी। ठीक है, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र में दलित पैंथर, उत्तर भारत में RSS राष्ट्रीय सेवक संघ तथा उनके सहयोगियों का गोरक्षा आंदोलन तथा उत्तर भारत में समाजवादियों को हिंदी भाषा के प्रसार, तमिलनाडु में हिंदी भाषा लागू करने का विरोध, मद्रास यानी कि चेन्नई जो वर्तमान समय में तमिलनाडु के पृथक्करण की मांग महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये सभी घटनाएं हैं, ये सभी दल जो है, ये सभी पार्टी जो है, इसमें ये घटनाएं हो रही थी। उसके बाद जो है ये निर्जातीय यानी कि जनजातियों के आंदोलन के आयाम थे। ओके, निर्जातीय राजनीति कुछ प्रमुख उदाहरण थे, यानी कि मद्रास जो वर्तमान समय में चेन्नई कहलाता है। उसके बाद आगे कहा जाता है गुजरात और राजस्थान में रूढ़िवादी दलों जैसी स्वतंत्र पार्टी ने भी कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दे दी थी। गुजरात ये सभी जो है जैसे तमिलनाडु में हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है ना कांग्रेस का विरोध करने लगा था। उसके बाद जो गुजरात और राजस्थान ने भी कांग्रेस का विरोध किया, उसका चुनौती दिया और रूढ़िवादी दलों ने जैसे स्वतंत्र पार्टी किसी भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती दी। इन घटनाओं के कारण सेलिंग हैरिसन ने 1950 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा था। इन घटनाओं के कारण जो है ये सभी जो है कांग्रेस का खिलाफ होने लगे थे सभी दल। तो इस घटना को जो है ना 1950 ईस्वी में सेलिंग हैरिसन एक विचारक थे, थिंकर थे, उन्होंने इस दशक को जो है सबसे बड़ा खतरनाक दशक कहा जाता था। उसके बाद राज्य की राजनीति के प्रबल स्वरूप को कांग्रेस के भीतर से भी चुनौती दी गई। राज्य की जितनी भी राजनीति थे उसके स्वरूप को भी कांग्रेस के भीतर से चुनौती दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस के भीतर गुटबंदी ने नेता अपना सामाजिक आधार बनाने में पीछे नहीं रहे। उसके बाद कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्होंने अपने राज्यों में अपनी सामाजिक आकार को मजबूत दिया। यानी देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जो है कांग्रेस का पार्टी होने के बावजूद भी जब देख रहा था कि नहीं देश का सारा पार्टी जो है उसके खिलाफ है और उसको चुनौती दे रहा है, तो वो कांग्रेस का पार्टी होने के बावजूद जो है वो राज्यों का साथ दिया था, सामाजिक आकार को मजबूत बनाया। उसके बाद वास्तव में कांग्रेस में रहते हुए इन नेताओं ने अपने व्यक्तिगत सामाजिक स्तर को सुदृढ़ किया। इन्होंने जैसे बताया मैंने कांग्रेस में होते हुए भी इन्होंने राज्य को और व्यक्तिगत रूप से वो समाज के आधार पर सुदृढ़ किया। इसके कारण कांग्रेस में विभिन्न गुटों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप हुए। उसके बाद कई इसके कारण से जो ना कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा अगर मान के चलो अब धोखाधड़ी करोगे तो इस पर छानबीन करेंगे ना, उसी तरह इन्होंने भी किया, आरोप लगाया, किसी पर नहीं लगाया। इसका परिणाम गुट नेताओं के बीच आरोपों का आदान प्रदान हो गया। इसके परिणाम जो है जितने भी गुट थे, समूह थे, उसमें जो ना आरोपों का आदान प्रदान, नहीं ये गलत कर रहा, वो गलत कर रहा है। जैसे आप देखते ही होंगे कि नेता कैसे होता है, ये इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, इसके खिलाफ उसको खिलाफ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, उसका चरण सिंह का उदाहरण यहाँ सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी कि चरण सिंह का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया है कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी मध्यवर्गीय जातियों और पिछड़े वर्गों के भीतर अपने
अपने लिए एक आधार तैयार कर रहा था। वो चरण सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी वो अपने मध्यवर्गीय जितने भी मध्य वर्ग में थे, मध्यवर्गीय जातियों थे, उसके पिछड़े वर्ग थे, उनके लिए जो है ना वो अपना एक आधार तैयार कर रहा था, एक अलग ही आधार तैयार कर रहा था। उसके तहत वो उस पर जो है ना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विभाजन और उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में एक शक्तिशाली क्षेत्र और ग्रामीण शक्ति के उद्भव के परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के जितने भी कांग्रेस विभाजन हो गए, उसके उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में एक शक्तिशाली केंद्र के क्षेत्र के रूप में हम लोग ग्रामीण शक्ति का उद्भव हो गया था। उसके बाद जो है इस पैटर्न की अभिव्यक्ति 1967 ईस्वी के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय के रूप में 1969 में गठबंधन सरकार की स्थापना के रूप में हुई। जब जो पैटर्न 1967 ईस्वी में इसके आम चुनाव हुई थी, तो उस समय जो है कांग्रेस की पराजय हो गई थी। उसके बाद 1969 ईस्वी में गठबंधन का सरकार बना था। ओके, दोनों मिल करके गठबंधन सरकार बनाई थी। उसने भारत संघ के राज्यों की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिया। ओके, तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं जिसमें जो 1950 से 1960 के दशक की यही बातें हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और राज्य राजनीति 1970 का दशक। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें देखिए हम लोग, देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि 1960 व 1970 के दशकों में राज्य की राजनीति के रूपों में परिवर्तन जवाहरलाल नेहरू के निधन के पृष्ठभूमि में हुआ। यानी जैसे 1960 से 1970 के दशक में जो है नेहरू जी का जो है मृत्यु हो जाने के बाद जो है कांग्रेस का लगभग पतन होना स्टार्ट हो गया था। यानी कि उसका जो है ना जो भी वर्चस्व था कांग्रेस का वो घटने लगा था, चाहे राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का हो। ओके, ये 1960 से 1970 के दशक में जो इसकी राजनीति, राज्य की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिली थी जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आगे कहा जाता है कांग्रेस व्यवस्था का पतन और इंदिरा गांधी के उत्थान के बाद व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हुआ। यानी कांग्रेस व्यवस्था का पतन होने लगा था और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, निधन हुई, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इसका जो है अलग अलग प्रकार के जो है व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हुआ था। और 1960 और 1970 के दशकों के अंत तक राज्य की राजनीति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण ग्रामीण अमीरों या विशेष रूप से उन क्षेत्रों से उदय हुआ जिनमें हरित क्रांति हुई थी। 1960 से 1970 के दशक जो है उसके अंत तक, यानी कि 1970 के आसपास तक जो है इन पूरे राज्य में लगभग राजनीतिक जो है इस तरह से अधिक तरीके से लक्षण होने लगा, जैसे कि ग्रामीण के जो अमीर होंगे, अमीर सब लोग, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उदय हुआ जो हरित क्रांति से ग्रसित थे। हरित क्रांति जिसमें हुआ था, हरित क्रांति मतलब हुआ कहते हैं जिसे कृषि क्षेत्र में जो अनेक अनेक प्रकार के विकास हुआ था, नई नई तकनीक लाया था, उसमें परिवर्तन किया था, अनेक अनेक कदम उठाए थे, वही हरित क्रांति होता है। और ये हरित क्रांति ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हुआ था जहाँ जिस क्षेत्रों में हुआ था वहाँ से अनेक प्रकार के वहाँ से जो है नेता और दल की स्थापना होने लगी थी। और इसके उदाहरण हैं हरियाणा और पंजाब में जाट, बिहार में यादव एवं कुर्मी, और आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, तथा कर्नाटक में वकालिया और लिंगायत मुद्दों से समुदायों के किसान। ये सभी जो ना हर एक राज्य के जो ना ये जात के लोग हैं, ये सभी जो ना आगे आए राजनीति में। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है चरण सिंह ने मुख्य रूप से कृषि संबंधी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। ये चरण सिंह जो थे वो कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के बाद वो अपना एक दल बना दिए थे जिसका भारतीय क्रांति दल का नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1967 से 1987 2 दशक तक उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत भूमिका के नेतृत्व और मंच प्रदान किए। यानी कि चरण सिंह ने जो है 1967 से 1987 तक जो है ये 2 दशक, यानी कि 1967 और 1980 के बीच में 2 दशक हैं, उसमें जो ना उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी राजनीति में लगभग बहुत ही ज़्यादा मजबूती रूप से वो नेतृत्व किया और मंच प्रदान किया। वो मंच प्रदान करके सभी को भाषण दिया, अनेक प्रकार का मोटिवेशन दिया और अपने राजनीतिक दल के बारे में बताया और बाकियों के बारे में विरोध भी, क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। उसके बाद उनका बिहार और हरियाणा में राज्य स्तर के नेताओं के साथ इस अवधि के दौरान उत्तर भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। ये जो है बिहार और हरियाणा में जो राज्य के स्तर है, राज्य स्तर के नेता थे, उसके बाद इसकी अवधि के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद कई राज्यों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अनेक क्षेत्रीय और खेतिहर वर्ग मजबूत सामाजिक आधार वाले नेताओं का उदय हुआ। इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट में जो है जैसे उत्तर प्रदेश पर जो अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं उसमें जो है और खेतिहर वर्ग के जो भी मजबूत सामाजिक आधार हैं उससे कई प्रकार के नेताओं का उदय हुआ था। और ये आपका चरण सिंह के पास जो है ना बहुत सारे नेताओं का गठन होने लगा था और अनेक प्रकार के वो मजबूत स्थिति में होने लगा था और राज्य स्तर पर उन्होंने और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने राजनीति संभालने की कोशिश करने लगा। उसके बाद इन नेताओं और दलों ने
क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की मांग की। ये जो है इन नेताओं ने, यानी कि चरण सिंह के अंतर्गत जो भी नेता आते थे, उसने अपने दलों से उसके क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि जो भी क्षेत्र में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको ध्यान में केंद्रित किया और उनको जो है केंद्र सरकार से संबंधित सुधार की मांग की कि नहीं, ये सुधार होनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद राज्यपाल की भूमिका, जिसे प्रमुख पार्टी के प्रति सहानुभूति का एहसास था। ये राज्यपाल का जो भूमिका थी, जो एक पार्टी के रूप में बहुत ही सहानुभूति का एहसास था। उसके बाद कांग्रेस पर प्रश्न उठाने जाने लगे और केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग उठने लगी। उस समय जो ना कांग्रेस जो है, जब जवाहरलाल नेहरू की निधन हुई तो उसके बाद बताया ना, डगमगाने लगा था। उसके बाद उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठने लगी। उसके बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद केंद्र और राज्य संबंधों से जो भी परिवर्तन थी, कि नहीं, ये जो अगर केंद्र में हो रहा है तो इसको राज्य में भी होने चाहिए, ये सभी मांगे उत्पन्न होने लगी थी। ये घटनाक्रम आने वाले समय की राज्य की राजनीति में निर्णायक हो गया। ये घटनाक्रम जो है, जो भी घटना हो रही थी, जो भी मांगे हो रही थी, वो राज्य की जो है ना स्टेट पॉलिटिशियन में ये निर्णायक रूप में हो गया था। निर्णायक मतलब कि विवाद आदि का जो है निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, उसी तरह यह राज्य के रूप में वो निर्णायक हो गई थी। ओके, उसके क्षेत्रीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय की प्रक्रिया सुस्पष्ट हो गई। ये क्षेत्र नेता जो आपके जो नेता हैं, अपने आसपास के नेता, यानी कि स्थल क्षेत्र के जो है ना, आपके जो क्षेत्र स्तर के नेता और उसके राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय प्रक्रिया सुस्पष्ट हो गई और इन नेताओं में से कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बने और उनमें से जो है क्षेत्रीय नेता जो थे, वो धीरे धीरे आगे चलकर वो पूरा देश वाला राजनीतिक नेता में शामिल होने लगे, उसके राष्ट्रीय नेता के रूप में बने। उसके बाद इन नेताओं ने क्षेत्र हो या राज्य हो, इसकी राजनीति से प्रेरणा ग्रहण की तथा क्षेत्र राजनीतिक दलों को नेतृत्व किया। ओके, उसके बाद आपातकाल के दौरान अनेक राज्यों और राष्ट्रीय नेताओं और दलों में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिला। आपातकाल जब लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उस समय जो ना, उसी समय अनेक स्टेट के, उसके बाद राष्ट्रीय नेता, इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस का विरोध किया था, काफ़ी खिलाफ किया था और ये सभी बाकी राष्ट्र जो है दल के नेता सभी एकजुट होकर कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा खिलाफ किया था। उसके बाद क्षेत्र और राजनीतिक दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और केंद्र और राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। इसके बाद क्षेत्र हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जो भी दल हैं, उसने एक पार्टी का गठन किया, जनता पार्टी। ओके, इन्होंने जो अपना स्टेट में भी सरकार दिया, उसके बाद सेंट्रल में भी सरकारें बनाई। जैसे स्टार्ट में जैसे कांग्रेस सरकार था, सारे स्टेट में भी लगभग कांग्रेस का ही था और भारत के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस का ही था। उसी तरह जनता पार्टी की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, सही स्तरों पर वो सरकारें दी। ओके, केंद्र और राज्य दोनों ही जगह जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए कई योजनाओं को लागू किया, जिनकी प्रतिक्रिया राज्य की राजनीति पर हुई। ये केंद्र और राज्य स्तर पर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत इतने जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने जनता के लिए कई प्रकार की नई योजनाओं का लागू किया गया और इससे की जो प्रतिक्रिया जो है काफ़ी ज़्यादा राज्य की राजनीति पर हुई थी। उसके बाद मंडल आयोग की नियुक्ति और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण रुझान पैदा किए। इस प्रकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति किया, जिससे कि बिहार हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसमें से जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके लिए आरक्षण की शुरुआत हुई। उसके लिए बहुत सारे नए छूट की व्यवस्था की गई और उसके बाद राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण रुझान हुआ। इस तरह से जो ना राज्य हो, उसके बाद जैसे अगर राज्य विकसित कर रहा है तो उससे देश भी विकसित करता है, उसी तरह से ये राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण रुझान पैदा किए। उसके आगे कहा जाता है, राज्य स्तरीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने न केवल इंदिरा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के संगठन को चुनौती दी, बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों में और मजबूत स्थान की मांग की। ये जो राज्य स्तर के नेता जो हैं, स्टेट स्तर के नेता जो हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों ने केवल इंदिरा गांधी का नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन को चुनौती दी, यानी कि सिर्फ उन्होंने इंदिरा गांधी हो, कांग्रेस को उनको ही चुनौती नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसको जो ना अपने संबंधों में राज्य संबंधों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी किया। ओके, उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में संशोधन के लिए 1983 के अंत में सरकारिया आयोग का गठन किया, जो कि 1960 से 1980 के दशक के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। केंद्र और राज्य जो है, सेंट्रल और स्टेट जो है, इससे संबंधित जो है जो एक संशोधन चालू किया था 1983 के अंत में, उसका नाम था सरकारिया आयोग। ठीक है, उसमें जो है ना 1960 से 1980 के दशक के जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था ये जो है सरकारिया आयोग जो था, एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। ओके, उसके तमिलनाडु में राजमन्नार आयोग का गठन और उसके बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का प्रस्ताव भी कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिस तरह से सरकारिया आयोग गठन हुआ था, उसी तरह से तमिलनाडु में राजमन्नार आयोग, उसके बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार की प्रस्ताव, ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई। उसी तरह आगे कहा जाए, इंदिरा गांधी के नेतृत्व को 1970 के दशक में जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन ने चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व जब 1970 के आसपास में जो है, इंदिरा गांधी जो जब प्रधानमंत्री थी, उस समय जो है ना जेपी आंदोलन हुई थी, उसका गुजरात आंदोलन ने इसको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यानी कि कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है कांग्रेस का नेतृत्व इतना घट गया कि उसको जो ना चुनौतियों का सामना ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा। उसके क्षेत्रीय शक्तियों, जेपी आंदोलन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों की चुनौतियों के सामने असमर्थ होकर इंदिरा गांधी ने 20 महीने तक आपात लगाया। और क्षेत्रीय शक्तियां हो गया, जेपी आंदोलन हो गया, यानी जेपी आंदोलन जो चलाया गया था, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों की चुनौती का सामना, ये सभी चुनौतियों का सामना करते करते वो जो इंदिरा गांधी लगभग 20 महीने तक जो है इंदिरा गांधी वहाँ पर भारत में आपातकालीन लगा दिया था। 1975 से 1989 के बीच में जब वो प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जो ये आपातकालीन 20 महीने तक लगा दिया था। ठीक है। उसके बाद आपातकाल के बाद क्षेत्रीय नेताओं जैसे चरण सिंह का राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश हो गया। इससे पहले अभी चर्चा हुई थी ना कि आपातकालीन के दौरान बहुत सारी राजनीतिक दल ने मिलकर जो है जनता पार्टी का उदय हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने मिलकर कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तो उसी तरह इस समय जो ना चरण सिंह जो थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में वो प्रवेश कर गए थे, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बन गए थे। इसके बाद ही बिहार में कर्पूरी ठाकुर हो गया, हरियाणा में देवीलाल हो गया, उत्तर प्रदेश में राम नरेश हो गया, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव जैसे राज्य स्तरीय नेताओं ने केंद्र राजनीति में अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास किया। ये सभी जो नेता थे वो जैसे कि बिहार के हो गए, हरियाणा के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, ये सभी नेताओं ने ना पहले राज्य स्तर के थे, उसके बाद वो धीरे धीरे केंद्र राजनीति में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। इस तरह से वो राज्य स्तर से लेकर केंद्र सरकार तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया और कांग्रेस का जो नेतृत्व पूरा कम कर दिया, उसका पतन होना तय कर दिया था इन्होंने मिलकर। ओके, तो इस प्रकार देखिए 1970 से 80 के दशक जो हैं आपके 1970 के दशक में यही घटना हुई थी। उसके बाद देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 2 दशकों के भारतीय राजनीतिक दलों के उसके बाद कांग्रेस के प्रभुत्व या एक दलीय व्यवस्था के वर्चस्व का पतन क्यों हुआ। उसके बाद 1970 के दौरान राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की पहचान की।